ज्योग्राफी की कल से शुरुआत हुई है और मैंने आप लोगों को बताया था किताबों की परिभाषा अलग ढंग से होती है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ज्योग्राफी को हम कैसे समझें वो एक अलग परिभाषा होती है। मैंने सीधे सीधे एक लाइन कहा कि भूगोल का मतलब ये होता है पृथ्वी के बाह्य स्वरूप का अध्ययन। पृथ्वी का जो बाहरी रूप है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अध्ययन की इस शाखा को जब हम पृथ्वी के बाह्य स्वरूप का, पृथ्वी के बाहरी रूप का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम भूगोल कहते हैं। आप कहते हैं सर कभी कभी आप पढ़ाते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी आप पढ़ाते हैं, तो मैं इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ाता हूं कि वह पृथ्वी के बाह्य स्वरूप को निर्धारित करने में अंदर की भूमिका होती है। जो पृथ्वी के अंदर की चीजें हैं कई बार वह पृथ्वी के बाहरी स्वरूप को क्या करती हैं? डिटरमाइन करती हैं, निर्धारित करती हैं। इसलिए भूगोल के अंतर्गत हम थोड़ा सा माइन्यूटली पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप का भी अध्ययन करते हैं, जबकि पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप का जो अध्ययन है वह भूगोल नहीं है, भूगर्भ विज्ञान है। पृथ्वी के जब अंदर का अध्ययन करते हैं तो उसकी एक अलग शाखा है, उसको भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। तो सीधी सीधी सी बात जान लीजिए, हम भूगोल के अंतर्गत जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह पृथ्वी के बाहरी स्वरूप का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी पे जो मानव जाति है उसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी पे जो वनस्पतियां उनका अध्ययन करेंगे, है ना। इन सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे, पर्वतों का, पठारों का, झीलों का, नदियों का, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये भूगोल के अंतर्गत आता है। लेकिन हम पृथ्वी तक चलें इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे पैदा हुई। और पृथ्वी को पैदा होने के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी के मम्मी पापा को भी पूछना पड़ेगा कि पृथ्वी के मम्मी पापा कौन थे, है ना। फिर उनके मम्मी पापा कौन थे। अंत में बात ये आ जाती है कि सृष्टि कैसे पैदा हुई, है ना। सृष्टि कैसे पैदा हुई और सृष्टि के पैदा होने के क्रम में पृथ्वी कैसे पैदा हुई, और जब पृथ्वी कैसे पैदा हुई ये पता चल जाएगा, देन हम क्रमबद्ध रूप से यह पकड़ लेंगे कि पृथ्वी के बाह्य स्वरूप को एक एक चीजों का हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। कभी पहाड़ों का शुरू करेंगे, कभी हम नदियों को, कभी हम झीलों को, कभी वनस्पतियों को, कभी जीवों को, कभी फसलों को, है ना, और कभी सागर को। इस प्रकार से हम एक एक चीजों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कल मैं आप लोगों से थोड़ी मोड़ी चर्चाएं किया था और वो चर्चा मैंने ये किया था कि ये दुनिया क्या है जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, कॉस्मस कहते हैं। व्हाट इज द कॉस्मस? कॉस्मस क्या है? तो हम आपको बताए थे कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जहां तक भी है, इस अखिल ब्रह्मांड को ही, ये जो दुनिया है, जो विश्व है, ये संपूर्ण रूप में जहां तक भी है, जहां तक ज्ञात है, जहां तक अज्ञात है, जहां तक हम जानते हैं, जहां तक नहीं भी जानते हैं, ये सब कुछ मिलाकर के ब्रह्मांड कहलाता है। समझ में आया? इस दुनिया में जो कुछ भी है, जहां तक भी है और जितना भी है, उसको अगर एक बना करके एक रूप में अगर उसे देखा जाए तो उसी संपूर्णता को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कोई देखा तो था नहीं, हम लोगों की उम्र तो बहुत छोटी है, धारा बहुत बहुत दिनों से चली आ रही है। तो इस दुनिया का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, मानव मस्तिष्क इसकी कल्पना कर सकता है। देयर इज नो एनी एविडेंस, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हमें प्रूफ कर सकें कि दुनिया ऐसे पैदा हुई है। ओनली परिकल्पना, इसके ऊपर हमें कल्पना करते, मानव मस्तिष्क ये कल्पना करता है कि ऐसे दुनिया पैदा हुई। इन सारी कल्पनाओं में एक कल्पना है, एक हाइपोथेसिस है
जिसको हम थियरी शब्द यूज करते हैं, लेकिन थियरी और हाइपोथेसिस में अंतर होता है। थियरी माने सिद्धांत होता है जिसका अंत सिद्ध हो जा, सिद्ध कर ले जाए, वो सिद्धांत है। और हाइपोथेसिस माने क्या होता है? एक मानव मस्तिष्क की कपोल कल्पित कल्पना होती है। हम अपने मस्तिष्क में जो कल्पना करते हैं वो हाइपोथेसिस होती है। आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़े होंगे आवोगाद्रो परिकल्पना। आवोगाद्रो ने एक कल्पना किया था। और कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं, सिद्धांत प्रूफ होता है, वो कल्पना नहीं होती है, वह प्रूफ होता है, बिल्कुल अंत में सिद्ध हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में कोई प्रमाण सहित कोई बात कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में विद्वानों ने तमाम मत व्यक्त किया है, परिकल्पना किया है। उस परिकल्पना में एक परिकल्पना है बिग बैंग थियरी। कौन सी है? बिग बैंग थियरी, बिग बैंग सिद्धांत। मुझे इसे सिद्धांत नहीं कहना चाहिए, इसे परिकल्पना कहना चाहिए, लेकिन ठीक है, विद्वानों ने सिद्धांत लिखा है तो मैं भी सिद्धांत लिख दिया, बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत को किसने दिया था? लेमेंटेयर ने दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि बिग बैंग सिद्धांत जो सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे स्वीकृत सिद्धांत है, ज्यादा विद्वान इसको मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे ही हुई, ज्यादा लोग इसको मानते हैं, ज्यादा लोगों को इसकी मान्यता प्राप्त है। तो वह सिद्धांत किसने दिया? तो बिग बैंग थियरी को लेमेंटेयर ने दिया था। किसने दिया था? लेमेंटेयर ने। बाद में चल करके कालांतर में रॉबर्ट वेगनर ने इसको और ज्यादा सजाया, संवारा और आगे बढ़ाया। तो अगर आपसे पूछे कि बिग बैंग थियरी किसकी है, तो लेमेंटेयर की है। इसको आगे किसने बढ़ाया? वेगनर ने बढ़ाया। अब बात आती है कि व्हाट इज द बिग बैंग थियरी? बिग बैंग थियरी क्या है? तो लेमेंटेयर ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, लेमेंटेयर ने कहा कि एक समय था, यह संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया एक बिंदु पर अवस्थित थी। कहां थी? एक जगह थी। ये अमेरिका, भूटान, जापान, ये अफ्रीका, ये सागर, ये झीलें, ये नदी, ये पर्वत, पठार, ये आकाश, ये हवाएं, सब कहां थी? एक जगह थे। पूरी दुनिया एक बिंदु पर थी और हाईली कंडेंस थी, बहुत सघन थी, बहुत ही ज्यादा सघन थी, इतना हाईली प्रेशराइज थी कि पूरी दुनिया एक थोड़ी सी जगह में सिमटी हुई थी। अचानक सडन एक दिन, अचानक एक दिन इसमें विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। और इस विस्फोट के बाद संपूर्ण दुनिया की उत्पत्ति हुई। यहीं से देश पैदा हुआ, अवस्थान पैदा हुआ, समय भी यहीं से शुरू हुआ। इसके पहले ना समय था, ना अवस्थान था, कुछ नहीं था। पूरी दुनिया एक बिंदु पर सिमटी हुई थी। कहां थी? एक जगह। एक दिन विस्फोट हो गया, दैट इज बिग बैंग। यही बिग बैंग। एक दिन क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ? दुनिया पैदा हुई और ऐसे क्या हुआ? ऐसे दूर जाती गई, है ना। आज इसको अगर देखा जा तो आप देख रहे हैं कि जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, है ना, एशिया महाद्वीप, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये उस थियरी को प्रूफ करते हैं कि जो बिग बैंग थियरी ने कहा था कि एक दिन संपूर्ण दुनिया एक जगह थी, एक दिन विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद ये पूरी दुनिया पैदा हुई। ठीक है ना। तो बिग बैंग थ्योरी यही कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर था, एक दिन सडन इसमें विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और इस विस्फोट के बाद इस दुनिया की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। अब हम चलते हैं, ये दुनिया पैदा हुई, अभी अलग चलते, विस्फोट हुआ। अच्छा, कोई चीज विस्फोट होता है तो अब सोचिए, जब कोई चीज विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद
उसमें धूल गर्दे बनते होंगे, विस्फोट होने के बाद मलबे बनते होंगे, और जब कोई विस्फोट होकर दूर जाता है तो उसमें क्या होता है, उस जो एक गति पैदा होती है, उस गति के कारण जो मलबे पैदा होते हैं, जो धूल गर्दे पैदा होते हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे से राउंड करते हुए भाग जाते हैं। अब गोली चलाइए, गोली भी जब जाती है तो राउंड करते जाती है। ऐसे जब विस्फोट हुआ, कोई चीज राउंड है, ऐसे विस्फोट हुई तो वो राउंड करने लगी। क्या करने लगी, राउंड। एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर धूल और गर्दा पैदा हुआ, और वो क्या करने लगा, वो राउंड करने लगा। ऐसी वो धूल गर्दे क्या करने लगे, राउंड करने लगे। बहुत बड़े पैमाने पर धूल और गर्दों का बादल जो राउंड कर रहा है, जिसमें गैस है, धूल है, गर्दे हैं, जो राउंड कर रहा है, उसको निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो व्हाट इज द नेबुला, नेबुला क्या होती है, बहुत बड़े पैमाने पर जो धूल गर्दे और गैसों के जो बादल हैं, घुमड़ते बादल, जब वो राउंड राउंड गोल गोल घूमने लगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ बातें समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछे कि नेबुला क्या है, निहारिका क्या है, तो आप कहेंगे वो कभी विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के बाद बहुत बड़े पैमाने पर गैस, धूल, गर्दे पैदा हुए, और ये क्या हुए, राउंड करने लगे, ऐसे ऐसे घूमने लगे। इस घुमड़ते गैसीय बादल को निहारिका कहा गया। समझ में आ रहा है, निहारिका समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आकाश गंगा की ओर, क्रम से हम चलेंगे। तो आकाश गंगा क्या होती है, हम इसको देखेंगे। यहां देखिए, आकाश गंगा जो होती है, आकाश गंगा, आकाश गंगा को गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। समसंग वाला नहीं, आकाश गंगा। आप खोए रहिए, आप सोचते रहिए, ये ब्रह्मांड कभी एक जगह रहा होगा, विस्फोट हुआ होगा। ये विस्फोट सामान्य नहीं होगा, जो धूल गैस पैदा हुआ वो भी सामान्य नहीं होगा। बहुत बड़े पैमाने पे धूल गर्दा पैदा हुए होंगे, है ना। धूल गर्दा जो पैदा हुआ होगा वो बड़े पैमाने पे पैदा हुआ होगा, कोई हल्का थोड़ी होगा ट्रक वाला। क्यों, ट्रक वाला गर्दा नहीं होगा। और ट्रक भी जाती है तो आप देखिए, जब एक्सेलरेशन, जब गति पैदा होती है तो पीछे जो गर्दा जाते हैं वो भी राउंड राउंड करते हैं। समझ में आ रहा ना। तो गौर करिएगा, हम चलते हैं आकाश गंगा पर। आप इमेजिनेशन करिए, आप आइए तख्त पे विराजमान हो जाइए। चलिए, कल और भी मंगवा देंगे, कालीन बिछवा देंगे, तख्त को हटवा देंगे। हाँ, मंगवा देते हैं, ठीक से बिछवा देते हैं। सभासद महोदय के सौजन्य से कल व्यवस्था चेंज हो जाएगी। सोहन जी छोटे भाई हैं, होनहार हैं, युवा हैं। बातें समझ में आ रही है ना। तो अब आपको ये कल्पना करनी है कि इतनी बड़ी दुनिया जब एक जगह रही होगी, विस्फोट हुआ होगा, तो वाकई जो धूल गर्दे मचे होंगे ना, जो गैसी बादल उमड़ा होगा, वो बड़े पैमाने का रहा होगा, है ना। विस्फोट बहुत तगड़ा हुआ रहा होगा। तो अब ये घुमड़ता हुआ बादल इधर घुमड़ रहा है, उधर घुमड़ रहा है, उधर घुमड़ रहा है। ये घुमड़ते हुए बादल क्या कहलाए, निहारिका कहलाए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जी, उसके बाद क्या हुआ, हम यहां जाते हैं। आकाशगंगा समझने का प्रयास करेंगे तो दिमाग एकदम नहीं लगाना पड़ेगा।
और रटने का प्रयास करेंगे तो दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर बिना दिमाग के भी रटा जाता है क्या? सही बात है, बिना दिमाग के कुछ नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं जैसे हम कभी कभी बाइक चलाते हैं तो मैंने रीड किया है, आपकी गाड़ी चाहे जितनी भी सर्विसिंग हुई हो, चाहे उतने उसमें चाहे जितना भी अच्छा आपने ऑयल डाला हो, लेकिन आपके चैन पर अगर लुब्रिकेंट्स नहीं लगा हुआ है तो आपको लगेगा मेरी गाड़ी सर्विसिंग में आ गई, से चलती नहीं है। लेकिन अगर चैन पे थोड़ा सा लुब्रिकेंट्स, ग्रीस या ऑयल लगा दीजिए ना, तो आपको लगता है कि गाड़ी मेरी बिल्कुल लगता है सर्विसिंग चाहिए। तो थोड़ा सा ये लुब्रिकेंट समझ लेते हैं ना, तो लुब्रिकेंट्स लग जाता है, आपको चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो आकाश गंगा कैसी है? आकाश गंगा निहारिका से कन्वर्ट हो रही है। आपने देखा कि विस्फोट के बाद निहारिका पैदा हुई। निहारिका कैसी है? निहारिका कुछ ऐसे राउंड कर रही है, गैसी बादल ऐसे राउंड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमड़ रहे हैं, गैसी बादल ऐसे ऐसे घुमड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है? ये जो घुमड़ते गैसी बादल है ना, ऐसे घूम रहे हैं। तो जो गैसें हैं, गैसें जब पास में आई और तो पास में आने के बाद दो गैसों के नाभिक आपस में मिलने लगे। क्या होने लगे? दो गैसों के नाभिक। ये क्या है? ये हल्की गैसें हैं, शुरुआती गैसें हैं, हाइड्रोजन है। कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन है। ये घुमड़ते हुए बादल ऐसे से राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो इसमें घूमने से हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जब पास में आया तो दोनों हाइड्रोजन का नाभिक एक में क्या हो गया? फ्यूज हो गया, एक में मिल गया, भारी नाभिक बना लिया। जब दो नाभिक, परमाणु के जब दो नाभिक आपस में मिल जाते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज हो जा, लोग कहते तार फ्यूज हो गया। फ्यूज होना माने एक में मिल गया, है ना? तो यहां क्या हुआ? मैंने कहा कि नाभिक, दो नाभिक क्या हो रहे हैं? गैस जो नाभिक हैं वो फ्यूज हो जा रहे हैं, संलयित तो हो जा रहे हैं, एक में मिल जा रहे हैं। और जब एक में मिल जा रहे हैं तो ये नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इससे क्या होगा? तारों का जन्म हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? तारों का जन्म हो जाएगा। अभी तारे क्या हैं उनको ही बताऊंगा। अभी मैंने ये कहा कि ये जो निहारिका है, जो घुमड़ते हुए गैस के बादल हैं, इसमें क्या हुआ? इतनी छोटी सी एरिया के गैसी बादल आपस में क्या हुए? ऐसे घूमते घूमते उनके नाभिक जो उसमें स्वतंत्र रूप से जो परमाणु घूम रहे हैं, स्वतंत्र रूप से घुमड़ते हुए जो स्वतंत्र रूप से घुमड़ते हुए जो गैस हैं, है ना, गैस के जो नाभिक हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। और जब उनका मिलन हो रहा है तो मिलन होने से तारों का जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है? तारों का जन्म हो रहा है। इस प्रकार से बहुत से तारों का जन्म हो गया, बहुत से तारों का जन्म हो गया। अभी क्या था? घुमड़ते हुए गैसी बादल निहारिका हैं, लेकिन घुमड़ते हुए गैसी बादल में, घुमड़ते हुए गैसी बादल में जब उसमें जो उसमें परमाणु हैं, परमाणुओं के नाभिक जब आपस में मिलने लगे तो उनके मिलने से तारों का जन्म होने लगा। वो गैस थोड़ी थोड़ी एरिया में ऐसे कंडेंस होने लगी, थोड़ी थोड़ी एरिया में, यहां वाली मिल गई, वहां वाली मिल गई, इतनी एरिया का मिल गया तो एक तारा बना लिया, वहां वाला मिल गया एक तारा बना लिया। तो नाभिकों का मिलन शुरू हो गया, दैट इज संलयन। और जब परमाणु के नाभिकों का मिलन शुरू हुआ तो तारों का जन्म शुरू हो गया, है ना? तो विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड पैदा हुआ, ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं पैदा हुई। अब आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा निहारिका, जो एक बहुत बड़ी एरिया में जो गैसी बादल घुमड़ रहा था उसमें छोटे छोटे तारों का जन्म हो गया। तो आकाश गंगा क्या है? करोड़ों करोड़ों तारों का समूह है। करोड़ों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है ना? इसमें करोड़ों तारे हैं, 1 खरब तारा, लगभग 1 खरब तारा एक आकाश गंगा में पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
अब मैं आपको आकाश गंगा बताने चल रहा हूं। आकाश गंगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। कुछ दिमाग में आया? आकाश गंगा क्या है? आपके दिमाग वही निहारिका जो घुमड़ते हुए बादल थे, जब उनके जो परमाणु स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, जब उनके परमाणु छोटी छोटी जगहों पर आपस में मिलने लगे, उनके नाभिक आपस में फ्यूज होने लगे, तो तारे पैदा हो गए। और तारों का ये जो समूह है बड़े पैमाने पे, जो एक जगह एक व्यवस्था में एक सिस्टम में जुड़ा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आकाश गंगा में 3 भुजाएं होती हैं। आकाश गंगा में 3 भुजाएं होती हैं। आकाश गंगा में 3 भुजाएं होती हैं। 1 2 3। क्लियर? आकाश गंगा नॉर्मली स्पाइरल होती है, सर्पिलाकार होती है। देख लीजिए, सर्पिलाकार है ना। आकाश गंगा कैसी होती है? स्पाइरल होती है, सर्पिलाकार होती है ना। इनके प्रत्येक भुजाओं में बहुत सारे तारे लगे होते हैं। इस पे क्या है? ये तारे लगे हैं। ये कौन है? तारे लगे हैं, ऐसे तारे लगे हुए हैं। ये तारे लगे हैं। तो आकाश गंगा में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है। आकाश गंगा के केंद्र में, ये जो केंद्र है इसको बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज बोलते हैं। इस बल्ज में क्वासर होता है। एक क्वासर जो एक्सरे किरणों को हमेशा निकालता रहता है। मत समझिए आप लोग सिपाही बनना है, आईएएस नहीं बनना है ना। हमारे लिए भी समस्या है। अब मन तो आईएएस पीसीएस की पढ़ाई का रहता है हमेशा, लेकिन अब सिपाही लोगों को पढ़ा रहा हूं तो हमको भी अपने भावनाओं पे हमेशा लगाम रख के रखना होगा कि बहुत ज्यादा भावनाओं को भड़कने ना दें, उसे रोकते रहें, है ना। घोड़ा धीरे धीरे दौड़े, तेज नहीं दौड़ाना है। तो आपने देखा कि आकाश गंगा है। आकाश गंगा में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। उसके केंद्र में क्या होता है? बल्ज होता है। आकाश गंगा की तीनों भुजाओं में क्या है? इन आकाश गंगा के तीनों भुजाओं में तारे लगे हुए हैं, और बहुत सारे खरबों तारे हैं, और वो एक जगह हैं, एक व्यवस्था में है। क्यों एक व्यवस्था में है? इसलिए कि वह उसकी किसी न किसी भुजा के सदस्य हैं, और वह उसी आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं। अगर उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं, तो तारे आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो परिक्रमा नहीं कर रहा है। और परिक्रमा लोग उसी का करते हैं जहां जिसका स्वार्थ होता है। क्योंकि उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा इसलिए करते हैं कि उपग्रह की जननी कौन है? ग्रह है। ग्रह तारों की परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि तारों को जन्म किसने दिया है? ग्रहों को जन्म किसने दिया है? तारों ने। अब तारा किसकी परिक्रमा करता है? आकाश गंगा की। क्योंकि तारा को जन्म किसने दिया है? आकाश गंगा ने। इसलिए हम लोग भी जब छोटे छोटे रहते थे तो अपनी मम्मी का आंचल पकड़ के हमेशा दाएं बाएं लगे रहते थे। जब बहुत छोटे थे तो मम्मी से जिद किया करते थे दूध पीने के लिए। जब थोड़ा सा सियाने हो गए तो कुछ पैसा दे, हम टाफी खाए जावे, उसके लिए परेशान रहते थे। क्यों? मम्मी हमारी क्या है? हमारी आधार है, हमको जन्म दिया है, इसलिए हम लोग मम्मी के इर्द गिर्द घूमते। आज पूरी जिंदगी यार ऐसे ही घूमती है। आप देख लीजिए, जहां से जीवन चलता है हम लोग वहीं दाएं बाएं मलराते रहते हैं, और बाकी लोगों से ना कोई दोस्ती ना कोई बैर, तटस्थ रहते हैं, कोई मतलब नहीं। ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। जो नेचर, यह नेचर है, और यह नेचर का भी नेचर है। जो नेचर है उसका भी नेचर है, और हमारा आपका भी नेचर है। इसको कहीं बुरा नहीं मानना चाहिए। यह प्राकृतिक गुण है व्यक्ति में और जीव में।
आप देख लीजिए, किसी पशु को पालिए, उसको खाना पानी दीजिए, तो आपके इर्द गिर्द मड़ाने लगता है, आपसे स्नेह प्रेम दिखाने लगता है, और नहीं तो आपके साथ तटस्थ व्यवहार रखता है, आपको पहचानता ही नहीं है। तो क्लियर हो रहा ना? आकाशगंगा में 3 भुजाएं होती हैं, केंद्र में बल्ज होता है, और बाहरी भुजाओं में युवा तारे होते हैं, एम्ब्रियो भ्रूण तारे होते हैं, भ्रूण तारे, जो नए तारे भी बन रहे हैं, क्योंकि गर्दे धूल कहां है? बाहर है। घुमड़ रहा है, धूल गर्दा कहां है? बाहर है। भारी तत्व कहां जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। आप कभी ऐसे घुमा के देख लीजिएगा, ऐसे ही होता है, भारी अंदर जाएंगे और हल्के कहां हैं? बाहर बाहर हैं, दूर दूर हैं। तो बाहर गैस है, तो इम्ब्रियो जो नए तारे हैं वो कहां बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं। और जैसे जैसे उनकी उम्र गुजरती जा रही है, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक व्यवस्था के क्रम में ऐसे वैसे वह बीच वाली भुजा में आ जाते हैं। और जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है, उम्र गुजरने के साथ साथ वह अंदर वाली भुजा में आ जाते हैं। एक दिन वह भी वृद्ध हो जाते हैं, और वृद्ध होकर के ये बिड़हर घाट चले जाते हैं। तो ये बल्ज क्या है? बल्ज शमशान घाट है। बल्ज क्या है? शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, जहां उनका क्या होता है? उनका अंत होता है। तो जन्म बाहरी भुजा पे होता है, और अंत कहां होता है? बल्ज में होता है। जब युवा होते हैं तो मध्य की भुजा पे होते हैं, वृद्ध होते हैं तो अंदर की भुजा पे होते हैं, और जब इंद्रिय भ्रूण होते हैं तो बाहरी भुजा पर होते हैं, है ना? तो पहले आपने क्या देखा कि जो गैलेक्सी थी वो घुमड़ते हुए बादल, जिसको निहारिका कहा गया, दिन जब धीरे धीरे उसमें तारों का जन्म हुआ, एक सिस्टम डेवलप हो गया, 3 भुजाएं हो गई, और प्रत्येक भुजाओं में तारे हो गए, तो क्या हो गया? वो गैलेक्सी हो गई, आकाशगंगा हो गई। ठीक है ना? और आकाशगंगा भी कई समूहों में रहती हैं। जैसे मान लीजिए 4-5 गांव पास पास हों, ऐसे ही, और प्रत्येक गांव में तमाम मनुष्य रहते हैं, हर गांव में आदमी रहते हैं, और कुछ गांव पास पास होते हैं। तो जहां कई आकाशगंगाएं पास पास होती हैं, उसको सुपर क्लस्टर बोलते हैं। तो सुपर क्लस्टर क्या है? हम कहेंगे आकाशगंगाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, आकाशगंगा। और एक कैसा ग्रुप है? ये नजदीक पास पास वाली आकाशगंगाओं का ग्रुप है। ऐसा नहीं कि एक यहां वाली दूसरी कजाकिस्तान वाली। जो पास पास की आकाशगंगाएं हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है? और जान लीजिए, इस दुनिया में अलग से मैं समझाऊंगा, अपनी औकात बताऊंगा कि हम लोग कौन हैं। इस दुनिया में अनंत आकाशगंगाएं हैं, खरबों आकाशगंगाएं हैं, खरबों आकाशगंगाएं हैं। सोच लीजिए, और एक आकाशगंगा में खरबों तारे हैं। उन खरबों तारों में एक तारा हमारा सूरज है ना? और उस सूरज ने पृथ्वी को पैदा किया हुआ है, और हमारा सूरज हमारी पृथ्वी का लगभग आप मान लीजिए 3 लाख गुना ज्यादा बड़े भार वाला है। लगभग 14 लाख गुना, लगभग 14 लाख गुना बड़ा है आकार में। भाई छोटका वाला है। हमारा सूरज बहुत बड़ा तारा नहीं है, यह छोटा तारा है। ऐसे तारे हमारी आकाशगंगा में, माना कि जहां हम रहते हैं, यहां की आकाशगंगा में हमारे सूरज जैसे, हमारा सूरज हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है ना? 13-14 लाख गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से सूरज। और सूरज भी छोटा तारा है, इससे बड़े बड़े तारे हैं, और हमारे सूरज जैसे खरबों तारे ही आसपास हैं। और जो खरबों तारों का जो समूह है, ऐसे समूह भी खरबों है इस दुनिया में। कल मैंने बताया था कि पृथ्वी का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करता है। आपने एक बोला, 1 सेकंड गुजरा
कि 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गति कर लेता है। और जब से सृष्टि पैदा हुई है, सृष्टि के पैदा होने से आज तक कितने ऐसे तारे हैं जिनका प्रकाश हमारे तक पहुंच ही नहीं पाया है। ये दुनिया कितनी बड़ी है, कल्पना आप कर सकते हैं, कितनी बड़ी दुनिया है। उसमें से हम तुच्छ मानव जो एक बिंदु के भी बराबर नहीं है और सिर पे ब्रह्मांड को उठाए बैठे। भगवान ने ये कहा है, भगवान ने वो कहा है, उसने हमको बनाया है ना। मुसलमानों को अल्लाह ने बनाया है और हिंदुओं को राम ने बनाया है। नालायकों को ये भी नहीं सोच कि जो अल्लाह है वही राम भी है, वही भगवान भी है ना। वह फारसी का अल्लाह है और हिंदी का भगवान है। नाम अलग दे दिया गया है, लेकिन हम लोग नाम के भेद से लड़ते रहते हैं। उन्होंने अल्लाह कह दिया तो दूसरा है। अगर सबका मालिक एक अल्लाह है तो क्या वो हिंदुओं का मालिक नहीं है क्या? अब भगवान ने अगर हिंदुओं को बनाया, क्या मुसलमानों को नहीं बनाया है क्या? फिर किस बात की लड़ाई है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी सोच में कमियां हैं। खैर, वो द्वितीय मामला है। आप आकाश गंगा को समझ पाए होंगे, समझ में आया ना। हमारी आकाश गंगा कि जो पास वाली आकाश गंगा है, नेबरर, जो हमारी पड़ोसी आकाश गंगा है, सबसे नियरेस्ट वाली, नजदीक वाली, जिसकी हालचाल हम लोग लेते रहते हैं, वो एंड्रोमेडा है। वो क्या है? एंड्रोमेडा है। हमारी पास वाली आकाश गंगा को क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा बोलते हैं, ठीक है ना, एंड्रोमेडा। और जिसमें गौर करिएगा, मैं ही बता दूं, ये आकाश गंगा है ना, हमारा सूरज ये बीच वाले में है। हमारा सूरज कहां है? जिस आकाश गंगा में सूरज है, हमारे ग्रह तारे नक्षत्र हैं, हमारा सौर परिवार, हमारा सूरज और उसकी फैमिली, उसके बच्चे। सूरज के बच्चे कौन हैं? बुध, शुक्र, है ना, पृथ्वी, अरुण, वरुण, ये सब किसके बच्चे हैं? सूरज के बच्चे हैं। ये सूरज से पैदा हुए, इसलिए सौर फैमिली है, सौर परिवार है, सूर्य का परिवार है। तो सूर्य का परिवार जिस आकाश गंगा का अंग है, सूर्य जिस आकाश गंगा का अंग है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी आकाश गंगा मीन्स हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी, ये हमारे चांद, ये जिस आकाश गंगा में है, उस आकाश गंगा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। वैसे तो खरबों आकाश गंगाएं हैं, लेकिन उन खरबों में एक ऐसी आकाश गंगा है जिसका एक सदस्य सूरज भी है, और सूरज के दाएं बाएं हमारी पृथ्वी भी है। तो हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज जिस आकाश गंगा का अंग है, उसे क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। मंदाकिनी। अगर कोई पूछे कि आपका जो सूरज है वो किस आकाश गंगा का अंग है, तो आप कहेंगे मंदाकिनी का। और हमारी आकाश गंगा के पड़ोस वाली आकाश गंगा कौन है? एंड्रोमेडा है ना। अगर व्यक्ति तारा हो जाए, है ना, और व्यक्ति एक समूह में किसी गांव में रहता है, तो उसका गांव आकाश गंगा हो जाएगा, है ना। तो उसके गांव का जो पड़ोसी नियरेस्ट गांव होगा, वो नजदीक वाली आकाश गंगा हो जाएगी। और नजदीक वाली आकाश गंगा कौन सी? एंड्रोमेडा है। तो अगर कोई पूछे कि आपकी आकाश गंगा का क्या नाम है जिसमें सूरज रहता है, तो आप कहेंगे हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। और आपके मंदाकिनी के नजदीक की जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, वो कौन सी है? एंड्रोमेडा है। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा मजा ले लेते हैं। समय बदल गया है। हम लोग कमरे में सोते हैं, बाहर सोते नहीं हैं। मुझे तो बहुत मजा आता था। हम लोग बचपन में जब बाहर सोते थे तो रात को तारों को देखते थे। वो रात की दुधिया प्रकाश बड़ा सुंदर सा लगता था, वो चांदनी रातें, और आकाश में तारों को देखते हुए कितना खूबसूरत लगता था। अब हम लोग ऐसे ही अपने छतों में जुग्गी लगा के निहारते हैं। ये आकाश गंगा ऐसे देखते हैं जैसे हमने जुग्गी लगा रखा है।
ऐसे लोग देखते हैं। लेकिन पहले क्या था, बच्चे सोते थे ना तो बच्चों को दिखाया, ओ बेटा देखो चंदा मामा आ रे आवा पारे आवा, न तो बच्चा टुकड़ू ताक रहा, ओ चंदा मामा, ऐसे देखता था और बच्चे को भुलवा देते थे। अब बच्चा रोता है तो चंदा मामा कहां दिखाएंगे, बंद कमरे में तो बल्ब जला देंगे, और चंदा मामा आ रे आवा पारे आवा, ये होने लगता था। तो यहां रात को आप सोते हैं ना, हाँ सोते हैं, रात को सोते हैं तो रात को छत पे जाइएगा, जब कुहासा नहीं पड़ा होगा तो नग्न आकाश को ऐसे देखिएगा आंखों से। जब आप देखेंगे ना तो बहुत सारे तारे आपको दिखाई देंगे रात में। तो आपको जो तारे दिखाई देते हैं उस तारों को मिल्की वे कहते हैं। सारे तारों को नहीं देख पाते आप, लेकिन जो रात को आप देख पाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिल्की। भाई हमारी आकाश गंगा में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन जिन तारों को हम देख पाते हैं उनको मिल्की वे कहते हैं। तो व्हाट इज द मिल्की वे? मिल्की वे क्या है? हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के वे तारे जो रात को हमको आसानी से नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिल्की वे। तो मिल्की वे तो देखे हैं, इसको स्वर्ग गंगा कहते हैं। मिल्की वे माने दुग्ध मेखला या स्वर्ग गंगा। तो पूछा जा स्वर्ग गंगा क्या है? कहेंगे अरे यार वही तारों की गंगा जो रात को दिखाई देती है ना, वही तारों की गंगा है, वही स्वर्ग की गंगा है, जो तारे हमको ढेर सारे रात को दिखाई देते। लेकिन इतने ही नहीं, ये हमारे मंदाकिनी का छोटा सा अंग है। हमारी मंदाकिनी में रात को दिखने वाले तारों जैसे बहुत सारे तारे हैं। ठीक, मिल्की वे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो गैलेक्सी एंड्रोमेडा क्लियर हुआ। गैलेक्सी में कितनी भुजाएं होती? 3 भुजाएं होती हैं। बाहरी में भ्रूण तारे, बीच में प्रौढ़ तारे, अंदर वाली में वृद्ध तारे, केंद्र में बल्ज, बल्ज में कब्रगाह। हाँ वहां से एक्सरे किरणें भी निकलती हैं। कब्रगाह माने उसी में जाकर के सब खत्म है ना। बिड़हर घाट, बिड़हर घाट माने क्या? आप लोग जानते हैं कि बिड़हर घाट जो है हमारी घाघरा नदी किनारे है ना, वहां पे राम राम सत्य वाला मामला होता है। हाँ सरयू घाघरा वही। ठीक है, तो मिल्की वे क्लियर हो गया। अब क्या हुआ? तारे, अभी तारों पे नहीं आना है, अभी हम टिके हुए हैं। अभी हम ब्रह्मांड से टपक करके आ गए। कहां पर आए? ब्रह्मांड से टपक निहारिका पाए, निहारिका पर से हम लोग आगे कहां? अभी तारों की बिरादरी में बात हो रही है। अभी गांव में घुस रहे हैं, है ना। गांव में देख रहे हैं, वो गांव किसका है? वो तारों का गांव है। और तारों के गांव को हमने क्या बोला? तारों के गांव को अरे भैया आकाश गंगा गैलेक्सी बोला, है ना। आइए चलते हैं, हम उस गांव चलते हैं जिस गांव में हमारा सूरज रहता है। तो जब हम सूरज के गांव गए पता लगा सूरज के गांव का नाम मंदाकिनी है। सूरज के गांव का नाम क्या है ना। और उसी सूरज के गांव में भैया हम लोग भी रहते हैं। चूंकि उसी सूरज वाले घरवा में कई लोग रहते हैं, उसमें पृथ्वी भी रहती है ना। उसमें बुध भी रहता है, शुक्र भी रहता, मंगल भी रहता, अरुण भी रहता, वरुण भी रहता, बृहस्पति भी रहता, सब उसी में रहते हैं। और उसी पृथ्वी पे हम लोग भी रहते हैं। तो हम लोग किस गांव के निवासी हैं? मंदाकिनी के निवासी हैं। उस गांव में हमारा घर कौन सा है? सूरज वाला घर है, और उसी सूरज वाले घर में हम लोग रहते हैं। क्लियर हो रहा ना। तो सूरज के पड़ोस वाला गांव कौन सा है? एंड्रोमेडा। पड़ोस वाला गांव माने तारों का वह गांव, तारों का वह झुंड जो सूरज के अर्थात हमारी मंदाकिनी के नियरेस्ट वाली आकाश गंगा एंड्रोमेडा है। ठीक है। अब जो रात को दिखाई देता मिल्की वे। ठीक है ना। इधर क्या लिखा हूं? ठीक है। अब हम लोग सूरज के घर पहुंच गए ना। सूरज बेचारा बीचों बीच रहता है,
गांव के बीच में रहता है। मंदाकिनी की जो बीच वाली भुजा है, उस बीच वाली भुजा पर सूरज रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि सूरज अपने गांव के बीच, मंदाकिनी के बीच में रहता है। इसका मतलब क्या है? प्रौढ़ है, युवा है ना, नौजवान है। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी आधी उम्र गुजार चुका है, आधी उम्र अभी बाकी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत दिन तक ऊर्जा मिलती रहेगी, अभी सब मिलता रहेगा, अभी कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? हम लोग सूरज के पास पहुंच गए ना। तो जब हम लोग सूरज के पास पहुंचे, हम लोग ऊपर से नीचे तक जब सूरज को निहारे तो तारा नजर आया। क्या नजर आया? तारा। सूरज क्या है? हम लोगों की आंखों का तारा है। आइए अब हम सूरज को और तारों को देखते हैं कि तारे क्या होते हैं। ठीक है ना? तारे क्या होते हैं? देखिए तारा यहां लिखा हूं। तारा क्या होता है? व्हाट इज द तारा? स्टार क्या होता है? तारे गैसों के क्या होते हैं? गैसों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। और गैसों में मोस्टली वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। ठीक है ना? वो घुमड़ते हुए बादल, हाइड्रोजन के बादल, मैंने कहा जब हाइड्रोजन के घुमड़ते हुए बादल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के जब बड़ी नाभिक हीलियम का निर्माण कर लेते हैं तो तारों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो तारे क्या होते हैं? तारे तारों पे चला जा, बातें तारों की हों। हम लोग सूरज के गांव पहुंच गए हैं ना, सूरज के घर। सूरज हम लोगों के लिए बहुत कुछ है। हम लोग सूरज के घर चल रहे हैं ना, तो पहले सूरज की बिरादरी को भी देखेंगे। गांव में उसकी बिरादरी के कौन कौन लोग रहते हैं, किस ढंग के लोग रहते हैं। तभी हम तारों, उसकी कौन सी बिरादरी है? उसकी बिरादरी तारे की बिरादरी है, स्टार। तो तारे क्या होते हैं? तारे गैसों के समूह होते हैं। और कैसे गैस? अब ध्यान दीजिएगा, उसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होता है। गौर करिएगा, ये तारा है, ये क्या है? तारा है। तो तारा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, तारे जो होते हैं ना, ऐसे घुमड़ते हुए तारे जब गैस के बादल जब पास में आते हैं और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाने लगते हैं, तो हीलियम हाइड्रोजन से भारी होता है। तो अंदर चारों तरफ से गैस घिरी है, याद करिए। तो अंदर, जब अंदर जाएंगे, अंदर दाब भी बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा। ग्राहम का रूल, बायल का रूल आप पढ़े होंगे कि दाब बढ़ाने पे ताप बढ़ जाता है। जब ऊपर से सारी गैसें जब अंदर की ओर लदी हुई हैं, तो अंदर क्या है? प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अच्छा, हम 4-5 लोग तरपरा जाएं तो ऊपर वाला तो मुस्कुराएगा, नो प्रेशर। और नीचे वाला क्या करेगा? वो सुसंस्कृत भाषा में बोलेगा कि यथाशीघ्र हट जाओ। क्यों बोलेगा ना कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। उसकी जान गाढ़े में पड़ी हुई है ना, तो चिल्लाएगा ही। तो क्या है? बाहर जो है, गौर करिए, ध्यान दीजिए, बाहर जो गैस के बादल हैं, अंदर वाली गैस पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो जब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो अंदर क्या है? अंदर दाब बढ़ाने पर ताप बढ़ जाएगा ना, अंदर ताप ज्यादा हो जाएगा। जब अंदर ताप ज्यादा हो जाएगा, इतना ताप ज्यादा हो जाता है कि बेचारे जो अंदर परमाणु है ना, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेवफाई कर जाते हैं। वो क्या करते हैं? बेवफाई मीन्स क्या हुआ? वो परमाणु का साथ छोड़ के भाग जाते हैं, नाभिक को छोड़ देते हैं। और यह नाभिक बेचारी दबाव के कारण, ताप के कारण 2 नाभिक हाइड्रोजन की हीलियम में बदल जाती है।
समझ में आ रहा ना, बदल जाती है। तो जब हाइड्रोजन 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 के दो नाभिक हीलियम में बदलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। फ्यूजन, फ्यूज हो रहा है, दो नाभिक क्या हो रही हैं? फ्यूज हो रही हैं। तो तारे क्या हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के, हीलियम गैस के बने होते हैं। इनके सामान्यतः इनके अंदर का जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता रहता। ध्यान से सुनिए, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का नाभिक एक हीलियम की नाभिक में कन्वर्ट होता है, तो इस कन्वर्सेशन, जब ये कन्वर्ट होते हैं तो इस रूपांतरण में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है। आप पढ़े होंगे द्रव्यमान क्षति। वह द्रव्यमान किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो द्रव्यमान की क्षति हो रही है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, E बराबर mc², उन्होंने इस सिद्धांत में सिखाया है कि मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। जो द्रव्यमान, जो वेट में कमी आ रही है वो किसमें कन्वर्ट हो गई? एनर्जी में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब एक हाइड्रोजन का नाभिक दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक के साथ मिलकर के हीलियम का निर्माण कर रहा है, तो इस निर्माण में जो नाभिक बन रहा है, उस नाभिक का जो द्रव्यमान है उन दोनों हाइड्रोजन के सम्मिलित द्रव्यमान से कुछ कम हो गया। वो जो द्रव्यमान में कमी हुई वो क्या हुआ? वो द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वही एनर्जी तारों की एनर्जी का स्रोत होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तारों की एनर्जी का स्रोत क्या है, सूर्य की एनर्जी का स्रोत क्या है? आप कहेंगे नाभिकीय संलयन है। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं। इस मिलन में कुछ जुदाई है। वो जुदाई क्या है? द्रव्यमान की जुदाई है। द्रव्यमान किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जुदा होके किस रूप में जा रहा है? वह एनर्जी का फॉर्म बना रहा है, एनर्जी के रूप में जा रहा है। और यही तारों की एनर्जी का स्रोत है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य के एनर्जी का कारण क्या है, स्रोत क्या है? हम कहेंगे नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। अभी हमारा सूरज युवा है, प्रौढ़ है। अभी उसके सेंटर में हाइड्रोजन बिल्कुल लगा हुआ, लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, लगातार वह एनर्जी विकृत कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह बुढ़वा हो जाएगा और जैसे अपने आसपास आप बूढ़ों को देखते हैं, एनर्जी विहीन दिखाई देते हैं। आप तेजी से दौड़ते हैं, तेजी से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप युवा हैं, आप में एनर्जी है और उनमें एनर्जी नहीं रह जाती है। एक दिन हमारे सूरज के पास भी एनर्जी नहीं रह जाएगी। आज हमारा सूरज इस लेवल पर है कि यहां पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन संभव है। जिस लेवल की वह एनर्जी इमिशन कर रहा है, जिस तरह से एनर्जी को वह रिलीज कर रहा है, उस एनर्जी के लेवल वह सही बैलेंस होने के नाते धरती पर मानव और जीवन संभव हो पाया है। अगर एनर्जी ज्यादा बढ़ जाए तो, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो गड़बड़ा जाएगा मामला, और थोड़ा घट जाए तो भी गड़बड़ा जाएगा। इस समय जो एनर्जी आ रही है वो बैलेंस है हमारे आपके लिए। समझ में आया ना? तो तारे क्या हैं? तारे गैसों के समूह हैं। मोस्टली उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के मिलन से हीलियम बनता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? तो आपने देखा, तारे समझ में आ गए ना? तारे कैसे बनते हैं? ये गैसों के बादल से बनते हैं। फिर अंदर क्या होता आपने वो भी देखा। अब आइए तारों की विभिन्न अवस्था को देखते हैं। तारों की विभिन्न अवस्था को देखते हैं। हाँ, अब देखिए, ये तारा बेचारा जो भ्रूण था, भ्रूण से जवान हुआ, जवान से क्या हो गया? वृद्ध हो गया। ठीक है ना? कैसा हो गया? बुढ़ापा आ गई। अब बुढ़ापा के बाद क्या होगा, जरा उसकी भी चर्चा हो जा। अब वृद्ध तारा, अब ध्यान दीजिएगा, नाभिक के अंदर, चूंकि अंदर ताप और दाब ज्यादा है, तो नाभिक सूर्य के केंद्र में
या तारों के केंद्र में, तारों के जो केंद्र है, यहां ध्यान दीजिए, माना कि ये तारा है, सपोज करिए, इस तारे के केंद्र में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किसमें बदल रहा है? हीलियम में बदल रहा है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पूरे नाभिक का जो हाइड्रोजन है वह हीलियम में बदल जाएगा। बदल जाएगा ना, बदल जाएगा। अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी। जब अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी तो अंदर एनर्जी का बनना बंद हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या होगा? अब जो बाहरी परत में हाइड्रोजन है वह बाहरी परत का हाइड्रोजन किसमें बदलने लगेगा? हीलियम में बदलने लगेगा। अंदर खत्म, अंदर का खत्म हो गया, बाहर का बन रहा। तो तारा बेचारा, जानते हैं, जो अभी पूरा, अच्छा कोई चीज ज्यादा गर्म होती है जो हम देख पाते हैं, ज्यादा वो तो पूरा पीले रंग की दिखती है। जब वो थोड़ी सी कम गर्म होती है तो लाल दिखती है। नहीं देखे आप लोग? अब जाइए ना, हम जान लो हवा पीटते हैं, भट्टी गर्म रहती है, जब वो गर्माते हैं चलाते हैं तो लाल होती भट्टी, लेकिन जब जबरदस्त गर्म हो जाती है तब तो पीला दिखाई देती है। क्यों? नहीं देखे हैं? आओ करके देखें। कल सुबह हम लोग भट्टी गर्म करके देखते हैं तो क्या है, सूरज पीला दिखाई देता है ना, दिखाई देता पीला ना पूरा, सुबह से लाल दिखाई देता। क्यों? उसको भी बताएंगे। सुबह जब फिर दूर होता है ना तो उसके टेम्परेचर कम दिखते हैं तो लाल दिखाई देता है। खैर अभी हम यहां बताते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसको समझाएंगे। हम पहले अपनी बात कह लें जो कहने के लिए यहां आए हैं, है ना, इसको कह लें। हम तारों की बातें कर रहे हैं। तारा बेचारा, अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो गया, बाहर का हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। तो जब अंदर का खत्म हो गया, अंदर का खत्म होने का मतलब ज्यादा खत्म हो गया, बाहर बाहर बचा हुआ है। तो बाहर बाहर वैसा बाहर बाहर है, बाहर बाहर माने भौकाल बाहर का रह गया है। अब बेचारा जो खूब एनर्जी रिलीज करता था, जो पीले रंग का दिखाई देता था, अब वो लाल हो गया है। कैसा हो गया है? लाल हो गया है। जब हम तारों का रंग बताएंगे तो बताएंगे कि सबसे ठंडा तारा लाल दिखाई देता है और सबसे गर्म तारा नीला दिखाई देता है। बताऊंगा, तारों के रंग से पता चल जाएगा कि वो किस क्रम का गर्म तारा है। बातें मेरी समझ में आ रही हैं? यहां समझिए। तो मैंने कहा कि केंद्र का जो हाइड्रोजन है समाप्त हो गया, बाहर का हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल रहा है। तो बाहर का हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल रहा है तो तारा कैसा हो गया है? लाल हो गया है। और इसको, तारे की इस अवस्था को रक्त दानव कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त दानव, रेड गेंट कहते हैं। तारा कैसा हो गया? तारा वृद्ध हो रहा है। और कैसा हो गया है? लाल हो गया है। तो जब केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, केंद्र का टोटल हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और बाह्य परतों का हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, तो तारा लाल हो जाता है। और तारे की इस अवस्था, इस स्टेज को रेड गेंट या रक्त दानव कहते हैं। क्लियर? रेड गेंट कहते हैं। अब बेचारा पूरा लाल सा हो गया है। अब क्या होगा? हमको इसको कहां पहुंचाना? बिढ़ार घाट ले चलना है। पूरी हम तैयारी में हैं, बांस उस कटवा लिए हैं, इसको लाद के बिढ़ार घाट ले चलना है। हाँ जी हाँ, लाल कपड़ा पहन रहे हैं, पहना रहे लाल कपड़ा, आप लोग देख लीजिए, रख दानो। अब क्या होगा? हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वर्ल्ड में, दुनिया में एक वैज्ञानिक ऐसा पैदा हुए जिसका नाम है एफ चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हमारे भारतीय वैज्ञानिक रहे। इन्होंने कहा कि जब तारा रक्त दानों में बदल जाता है तो रक्त दानों के बाद तारे की जो अगली अवस्था है, आगे वो क्या होगा, उसकी अगली अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि उसका आकार क्या है, वेट क्या है। इन्होंने कहा अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से बड़ा है तो
या 1.4 गुना से कम है तो। उन्होंने कहा अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से बड़ा है तो ये रास्ता पकड़ेगा वो रक्त दानव। अगर 1.4 गुना से कम है तो वह ये रास्ता पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर तारा, उन्होंने ये कहा, चंद्रशेखर जी ने कहा कि अगर तारा, ये जो स्टार है, अगर तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक है तो, अधिक है तो, अधिक पे चले, इफ रूट को पकड़े तो रक्त दानव कौन सा रूट पकड़ेगा? ये रूट पकड़ेगा। केंद्र का पूरा हाइड्रोजन समाप्त हो गया है, सब हीलियम हीलियम है। क्या है? सब हीलियम है। बाहर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बाहर चल रही है, ठीक है ना। ये सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से बड़का तारा है। ये कौन सा है? हमारे सूरज से 1.5 गुना से बड़ा तारा है। मोटी मोटा, अरे भैया मोटी मोटा कह रहा हूं, माना कि 1.5 गुना से बड़ा तारा है। तो जानते हैं क्या होगा? ये बेचारा बीच वाला जो हीलियम है, भारी नाभिक है, ऊपर क्या हल्की नाभिक है, ये क्या होता है? ये पूरा कंडेंस सिकुड़ता जाता, ठंडा हो गया। तो ठंडी चीजें क्या होती हैं? सिकुड़ती है ना। ये अपेक्षाकृत ठंडा है बीच वाला, नीचे वाला, ये सिकुड़ने लगता है। बाहर क्या है? बाहर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का नाभिक सिकुड़ रहा है, ये सिकुड़ता जा रहा है। एक दिन क्या होता है, बीच वाली परत इसी पे घड़ाम से गिर जाती है। क्या हो जाती है? जो अंदर का नाभिक सिकुड़ रहा है, एक गैप पर बाहर गर्म होकर प्रसारित हो रहा है, अंदर सिकुड़ रहा है, तो बीच वाली जो परत है उसी तारे के नाभिक पर घड़ाम से गिर जाती है। ऐसे लगता है होल पैदा हो गया हो। तो जब गिर जाती है तो इसके गिरने से वह तारा ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत तेज आवाज होती है, जिसको सुपरनोवा कहते हैं। उस समय इतना प्रकाश पैदा होता है, जब सुपरनोवा की घटना होती है तो इतना प्रकाश पैदा होता है कि पूरी आकाश गंगा, 1 खरब तारे जितना प्रकाश पैदा करते हैं, उतना एक तारे में जब सुपरनोवा की घटना होती तो उतना प्रकाश पैदा होता है। जबरदस्त, समझ में आया? तो व्हाट इज द सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या है कि जब तारा रेडगेंट हो जाता है, रेडगेंट होने के टाइम अगर तारे का जो द्रव्यमान है वह सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक है तो उसकी, तो तारे की अगली अवस्था, रेडगेंट के बाद की अवस्था सुपरनोवा की होगी। अगर तारा 1.44 गुना, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम है तो उसमें सुपरनोवा नहीं होगी। वह क्या होगा? गौर करिएगा, जो तारा है अंदर का नाभिक तो सिकुड़ ही रहा है, बाहर वाला जो है वो क्या होता है? वो अनंत में, ऐसे आकाश में ऐसे प्रसारित होकर फैल के से खत्म हो जाता है। तो वो तारा कैसा दिखने लगता है? श्वेत बामन, बामन माने बावना, इसको व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। क्या दिखाई देने लगता है? व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत बामन। अगर बड़ा होगा तो विस्फोट होगा, छोटा होगा तो विस्फोट नहीं होगा। बाहर वाली परत अपने आप ऐसे प्रसारित होकर के अनंत में खो जाती है, अनंत मानी आकाश में खो जाती है, अंदर वाला बचा रहता है। क्लियर? तो तारा कैसे दिखने लगता? सफेद दिखने लगता है। अब बामन, बाहर वाला गायब हो गया, अंदर वाला बौना जैसा बचा हुआ है, तो क्या हो जाता है? श्वेत बामन हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद जब अंदर का नाभिक हाइड्रोजन से हीलियम में बदल ही चुका है, हीलियम फिर कार्बन में बदल जाता है, तो बेचारा एकदम करीठा दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है? काला दिखाई देने लगता है। और वो जो बामन है, जो बौना हो गया है, वो किस अवस्था में चला जाता है? काला बामन कहलाता है। तो काला बामन क्या है? तारे की एक अवस्था है। ये कौन तारा है? कहेंगे यह वह तारा है जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम था
और रक्त दानव बनने के बाद वह श्वेत वामन बना, और श्वेत वामन बनने के बाद वह काला वामन बन गया। और जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा था, उसमें सुपरनोवा की घटना हुई। सुपरनोवा की घटना के बाद क्या हुआ, मध्य परत नाभिक के घड़ाम से गिर गई, विस्फोट हो गया, बाहरी परत उड़ गई, अंदर वाला जो है, जो अंदर वाला हिस्सा है वो बेचारा बचा हुआ है। और जब विस्फोट हुआ ना, तो बेदर्द इलेक्ट्रॉन भी साथ छोड़ के भाग गया। उस विस्फोट में इलेक्ट्रॉन साथ छोड़ के भाग गया, बचा क्या है, केवल न्यूट्रॉन बचा है नाभिक के साथ। और तारे की इस अवस्था को, जिस तारे में सुपरनोवा की घटना होती है, तो शेष बचे हुए तारा जो बचा होता है अवशिष्ट भाग, उसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। भाई बाहर वाला ध्वस्त हो गया, अंदर वाला बचा है, इलेक्ट्रॉन भाग गया, न्यूट्रॉन बचा हुआ है, तो क्या है, न्यूट्रॉन तारा। तो न्यूट्रॉन तारा कब बनेगा, न्यूट्रॉन तारा तब बनेगा जब सुपरनोवा की घटना होगी। और यह न्यूट्रॉन तारा, अगर वह तारा जिसमें क्रमिक घटनाएं हो रही हैं, अगर सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक हो, अगर 3 गुना से अधिक है, तो वह ब्लैक होल बन जाएगा, और नहीं तो न्यूट्रॉन तारा बन के रहेगा। अगर माना कि ज्यादा बड़ा है, 3 गुना से ज्यादा बड़ा है, तो क्या हो जाए, ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल माने क्या होता, देखिए पूरा ध्यान दीजिए। ये तारा जो बचा हुआ नाभिक, ये सिकुड़ते 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 इतना सिकुड़ जाएगा, इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स इसमें उत्पन्न हो जाएगा, इतना आकर्षण बल क्रिएट हो जाएगा कि इसमें से प्रकाश भी निकल नहीं पाता। और जब प्रकाश नहीं निकल पाता, तो प्रकाश ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी चीज को देख सकते हैं। जब प्रकाश नहीं गुजरेगा, तो हम किसी प्रकार से इसे नहीं देख सकते। यही कारण है कि ब्लैक होल, जिसको काला बिंवर कहते हैं, वह दिखाई नहीं देता। तो ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल कोई होल नहीं है, ब्लैक होल कोई होल नहीं है, काला बिंवर या काला छिद्र कोई छिद्र नहीं है, बल्कि यह तारे का सिकुड़ा हुआ, कंडेंस हुआ सघनित भाग है, जिसमें से प्रकाश भी निकल नहीं पाता, जिसे हम देख नहीं सकते। समझ में आ रहा ना, एकदम एकदम कंडेंस होके जाकर उसी बल्ज में सब पड़े रहेंगे, ठीक है। और जो विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद जो गर्दे बने, जो धूल बने, उससे फिर नए तारों का जन्म होगा। उससे क्या बनेगा, फिर नए। इसका मतलब ऐसे होता रहता है, यहां भी मरना जीना लगा है, नए तारे बनते रहेंगे। और जो काला बिंवर बना है, काला बिंवर में इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है कि वो नाभिक में जा करके उस आकाश गंगा के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिसके चारों तरफ आकाश गंगा घूमती रहती है। इतना ज्यादा वहां अट्रैक्शन फोर्स है कि चारों तरफ, उसके चारों तरफ घूमती रहती है। तो क्लियर हुआ, ब्लैक होल क्लियर हुआ, न्यूट्रॉन तारा क्लियर हुआ, सुपरनोवा क्लियर हुआ, चंद्रशेखर लाइन क्लियर हुई, 1.44, श्वेत वामन क्लियर हुआ, काला वामन क्लियर हुआ। तारों की अवस्था क्लियर हो गई ना, आकाश गंगा भी क्लियर हो गई। और जब तारों की बिरादरी को हम चेक कर लिए, तो हम सूरज के गांव जा रहे थे, है ना। सूरज जिस गांव में रहता है, उस गांव का नाम क्या है, मंदाकिनी है। और वह बीच गांव में रहता, मध्य भुजा पर रहता है ना। और सूरज के बगल वाला जो पड़ोसी तारा है, उस तारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। मैंने कहा था कि हमारी आकाश गंगा की पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा है, आकाश गंगा की बात किया था। लेकिन सूर्य जैसा बगल में जो नजदीक का जो दूसरा तारा है, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। मैंने कहा मंदाकिनी के नजदीक का आकाशगंगा एंड्रोमेडा, रात को दिखने वाले तारे मिल्की वे, सूर्य के नजदीक वाला तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना। और हमारी
जब हम रात को तारों को देखते हैं तो सबसे जो चमकीला तारा दिखाई देता है वो कौन सा है? स्टार डॉग या साइरस। रात को जो सबसे चमकता हुआ तारा, सबसे चमकीला दिखाई देता है, उस तारे का नाम क्या है? स्टार डॉग या साइरस बोलते हैं। ठीक है ना? ये अवस्था भी देख ली हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हम लोग ब्रह्मांड को देखे, कैसे पैदा हुआ देखे, आकाश गंगा कैसे पैदा हुई देखे। आकाश गंगा से हमने सीखा, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी। हमने यह भी सीखा आकाश गंगा की 3 भुजाएं होती हैं, बाहर में भ्रूण, बीच में नौजवान युवा और अंदर वाले पे वृद्ध तारे, और केंद्र में बल्ज है। बल्ज में क्या? ब्लैक होल पाए जाते हैं। क्लियर है ना? तारों, फिर हम लोग आ गए तारों पर, आकाश गंगा के बाद तारों पर आ गए। तारों की अवस्थाओं को देखे, हमने देखा किस तारों की ऊर्जा का स्रोत हम लोगों ने देखा, नाभिकीय संलयन है ना। और नाभिकीय संलयन में कौन सी गैस प्रयोग होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयोग होती है। कन्वर्ट किसमें होती है? हीलियम में कन्वर्ट होती है। द्रव्यमान क्षति किसमें कन्वर्ट होती है? एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। ये भी हम लोग देख लिए। तारे का केंद्र का जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो वायु परत का हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है और तारा रक्तदानव बन जाता है। रक्तदानों के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि रक्तदानों के बाद अब रास्ते 2 हो गए, चंद्रशेखर लाइन शुरू होगी। चंद्रशेखर साहब ने कहा कि अगर तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह रक्तदानों से सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा से न्यूट्रॉन तारे बनेंगे और ब्लैक होल बनेगा। चंद्रशेखर साहब ने कहा कि अगर उस तारे का द्रव्यमान जो रक्तदानों बना है, अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होगा तो क्या बनेगा? श्वेत बामन बनेगा। अब दिन वो काला बामन बन जाएगा। काला बामन अब ब्लैक होल में अंतर है। काला बामन और ब्लैक होल में अंतर है। काला बामन छोटे तारे बनते हैं और ब्लैक होल बड़े तारे बनते हैं। क्लियर? अब तारामंडल तो इलाहाबाद चलें कि गोरखपुर चलें? गोरखपुर दिखाते हैं क्या? गोरखपुर में सब तारामंडल क्या होता है? तारामंडल को जानना होगा ना। तारामंडल माने होता है वे तारे जो विशेष और सुंदर ढंग से एक सुंदर आकृति बनाते हैं। इसका मतलब यह तारों की कुछ बिरादरी है। कुछ तारे इकट्ठा हैं और इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित हैं कि देखने में मजा आ जाता है। अब ऐसे सुंदर आकृति के व्यवस्थित तारों को तारामंडल कहते हैं। जब तारामंडल में आप जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा, ये देखिए तारामंडल, ये वाला तारा एक जगह है, वो वाला। अच्छा, हम लोग रात को सोते थे तो हम लोग कहते थे डंडावा वहां गया, वो सब तरीसी था, डंडे जैसा दिखते ना। उत्तर में देखेंगे तो ये ऐसे कुछ बनाते हैं, फिर ऐसे टेढ़ा बनाते हैं। तो हम लोग सब तरीसी, हम लोग ऐसे देखते थे। वो सुंदर तारों का वो समूह सुंदर। अच्छा, जब कभी बरसात आती थी ना तो वो कपासी बादल घुमड़ते हुए जब आते थे तो हम लोग उसमें खूब ध्यान से देखते थे। तो पर्वत जैसा दिख रहा है, उसी में किसी की मुंडी दिख रही है, कोई भैंस की आकृति, बैल की आकृति। हम लोग कहते वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। दिखाते थे, आश्चर्यचकित होकर दिखाते थे और मजा आता था। मतलब मन को रोमांचित कर देता था बादल का वो रूप, है ना। तो यहां पे तारामंडल क्या है? तारामंडल माने विशेष और सुंदर आकृति के, विशेष और सुंदर आकृति में व्यवस्थित तारे जो देखने में समूह में सुंदर लगते हैं, उनको तारामंडल कहते हैं, है ना। और इन तारामंडल में कुछ विशेष है, हाइड्रा है, हरकुलिस है, सेंटारस है, सप्तऋषि हैं। ये तारामंडल है। तारों का कुछ मंडल है जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जगह, अलग अलग आकृति में है, देखने में सुंदर लगते हैं। क्लियर? टोटल ताराओं का नहीं, कुछ ताराओं का समूह है। इसमें सेंटारस
ये सबसे बड़ा तारामंडल है। इसमें लगभग 94 तारे हैं। 94 तारे एक जगह इकट्ठा हैं। एक तारामंडल सेंटारस है, एक तारामंडल सप्तऋषि है, एक तारामंडल हाइड्रा है, एक तारामंडल हरकुलिस है। मतलब ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो सुंदर आकृतियों में हैं। क्लियर। अब हम लोग चले नक्षत्र पर।